अहिंसा, इस विषय पर विचार करते हुए मेरे एक परम मित्र ने बड़ी तल्खी से कहा कि हम एनटीएल में फंसे हुए हैं। ये हमारा विषय नहीं है। इस विषय पे सोचने के लिए हमने बहुत सारी एजेंसियों को हायर करके रखा हुआ है। तो मैंने पूछा, मित्र ये एनटीएल क्या होता है? उन्होंने कहा, नून तेल लकड़ी के चक्र में फंसा हुआ सामान्य व्यक्ति। मैंने कहा, हाँ, नून तेल लकड़ी में तो इस समय सभी फंसे हुए हैं, लेकिन मित्र क्या इसमें आपका विचार है? उन्होंने कहा, आपको अपने सिर्फ घर की परिधि में ही सोचना चाहिए, इसके बाहर आप मत सोचिए ज़्यादा। क्यों आप सोचते हैं आपके बगल में क्या होगा, उसके उस बगल में क्या होगा? और आप इस प्रकार से सोचते हुए अपने देश की सीमा की बाउंड्री तक चले जाते हैं और उसके बगल में होने वाली घटनाओं के ऊपर भी आप विचार करते हैं। क्या लेना देना हमारा इनसे? कोई मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ अपने घर तक केंद्रित रखिए। इस विचार ने मुझे इतना प्रेरित कर दिया कि मैंने बहुत गहन मंथन किया इसके ऊपर। एक छोटी छोटी घटनाएं भी जो आपके पड़ोस और बगल में होती हैं, चाहे वो बगल का घर हो और चाहे बगल का आपका जुड़ा हुआ आपके बगल से राष्ट्र हो, प्रत्येक की छोटी घटना का भी प्रभाव आपके ऊपर गंभीरतम पड़ता है। इतिहास में चले जाएं अगर हम, तो चीन ने जब मंगोल के आक्रांताओं से छुटकारा पाने के लिए वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बनाई, और उस दीवार का नतीजा ये निकला कि मंगोल का इन्वेजन उस तरफ से तो रुक गया, लेकिन अब मंगोल जाएं कहाँ? मंगोलिया में पानी नहीं, मंगोलिया में खाद्य पदार्थ नहीं, पूरा बंजर इलाका। उसका नतीजा ये निकला कि वो मध्य पूर्व एशिया से होते हुए यूरोप तक चले गए और उस तरफ से आज का जो मिडिल ईस्ट बनता है उस तरफ चले गए। और जहाँ पर आज एक नया इस समय खलीफा पैदा हो गए हैं, टर्की, उस एम्पायर को उन्होंने पूरा नष्ट करके एकदम भंगार में बदल दिया। और उस तरफ से लौटते हुए उनकी एक धारा कश्मीर के अंदर से होकर के गुजरी और वो यहाँ तक आई, परंतु एक धारा वहाँ पर बर्फीले रेगिस्तान में फंस करके नष्ट हो गई, अन्यथा वो यहाँ की सभ्यता को पूरी तरीके से नष्ट कर देते। अब देखिए, एक घटना वहाँ की थी, उसका असर यहाँ पर पड़ा जा करके। कितनी दूर है मंगोलिया, क्या लेना देना था हमारा इससे? कोई लेना देना नहीं था। दूसरी घटना हम आपको बताते हैं। 1857 की गदर में जब ब्रिटिश की हड़प नीति से तंग आकर के मध्य भारत के शासकों ने अपने हथियार उठा लिए, ब्रिटिश एम्पायर को लेने के देने पड़ गए। अगर निजाम हैदराबाद और ग्वालियर स्टेट भी उनके साथ मिल जाती तो ऐसा उनका कहना था कि उस दिन इनको रात को ही यहाँ से पूरा इनका फिनिश फंटाल हो जाता। उन्होंने इन दो को अपने में मिला के रखा और बीच में गैप बना दिया। क्या नतीजा निकला इसका? नतीजा ये निकला कि वे लोग सफल नहीं हो पाए। और उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर ने एक कमेटी भेजी यहाँ पर। उसने ये पता करने की कोशिश की कि आखिर इतना लूटने पाटने कुचलने के बाद भी इनके अंदर ये दमखम कैसे बचा रह गया कि ये हमसे पंगा ले रहे हैं जिसका कि दुनिया में सूरज नहीं डूबता। तो उस कमेटी ने ये बताया कि ये लोग कि इनकी जो गांव का सिस्टम है वो ऑटोनॉमस है, उनको शहर से कोई परेशानी नहीं होती, सब चीज़ वहीं सुलझा लेते हैं, सब कुछ वहीं कर लेते हैं। और दूसरा, ये अपने पास हथियार रखने की इनके पास परमिशन है, ये अपना हथियार रखते हैं, राज्य की तरफ से अपनी सुरक्षा के लिए रखे गए हथियारों पे कोई रोक नहीं है। तीसरा, ये मुक्त व्यापार करते हैं,
इस प्रकार की जब घटनाएं उनके सामने आई, उन्होंने उनको तुरंत ही आर्म्स एक्ट बना करके हथियारों को काट दिया गया कि अब हथियार ये नहीं रखेंगे, राज्य रखेगा। और मुक्त व्यापार को जगह जगह बैरियर लगा दिए गए, चुंगी बैरियर, सेल टैक्स, इस प्रकार के सैकड़ों टैक्स लगाए गए। और ये कहा गया कि इतना ज़्यादा इस पर टैक्स लगा दो कि इनके पास पैसा ही नहीं बचना चाहिए और ना ही इनके पास इतना दिमाग बचना चाहिए, हर चीज़ को अलग अलग काट दो। तो उन्होंने समाज के प्रत्येक अंगों को काट करके अलग अलग कर दिया और उसको राज्य के अधीन कर दिया। नतीजा ये निकला कि उसके बाद की पीढ़ी सिर्फ एक लाठी और डंडा ही उनके पास बचा घर में अपनी सुरक्षा के लिए, और राज्य के पास सब कुछ चला गया और राज्य ने उसको बड़े आसानी से प्रायोजित करके प्रत्येक उन आदमियों को लुटवा दिया जिनसे उनको की खतरा था। ये खून का ठंडापन वहीं से शुरू होता है कि आपके पूरे सिस्टम को राज्य ने हैंग कर लिया, सुरक्षा के सिस्टम को, और ये कहा कि हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, आप हमसे मदद मांगिए। लेकिन क्या आपने एक छोटा सा भी दिमाग के पुर्जे को यूज करते हुए क्या ये सोचा है कि जितनी देर वो समय लगेगा राज्य की आपको मदद करके आने के लिए, क्या उतनी देर में वो आक्रांता आपका इंतजार करेगा कि आ जाने दो राज्य को, तब हम आपके ऊपर हथियार उठाएंगे? ऐसा नहीं है। प्रत्येक वो घटना जो आपसे जुड़ी है, सबसे पहले उसको आपको ही फेस करना पड़ेगा, और आप इसके लिए अगर नहीं तैयार हैं तो ये आपका खून का ठंडापन, ये देखिए बगल में, ये इस बात का प्रतीक है कि घर में आपकी जो महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, वे सब आपकी सुरक्षा छाया के ऊपर हैं। और आपने अगर किसी भी प्रकार का खून में ढीलापन किया, ठंडे खून वाला काम किया, इनका क्या होगा? ये मैं कोई काल्पनिक चीज नहीं बता रहा हूं आपको, इतिहास गवाह है। ठंडे खून वालों को गर्म खून वाले कर देते हैं। कारण क्या है? क्या आपने कभी किसी बर्रे के छत्ते से मोम निकालते किसी को देखा है? कतई नहीं। कारण क्या है कि बर्रे को पता चला और फिर आपको वहां पर रहना दूभर कर देता है। वो पहले ही सुसाइडल मिशन में निकलते हैं, क्योंकि प्रत्येक बर्रा जब जो डंक मार देता है और डंक अंदर टूट जाता है, उसके बाद वो बर्रा कुछ देर में मर जाता है। लेकिन कुछ बर्रों के मरने की वजह से इतनी दहशत फैली कि आज तक कोई बर्रे के छत्ते की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता है। क्या कारण है? कि आपके प्रत्येक देवी देवता के हाथ में हथियार थे। क्या वे देवी देवता आक्रामक थे? नहीं। सबको मालूम था कि इनके पास जो हथियार हैं वो इनकी सुरक्षा के लिए हैं, और सुरक्षा के मापदंड सबके अपने अलग अलग होते हैं। आप अपने मापदंड को, ठंडे खून को एक बार फिर से देखिए तौल करके, ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका क्या नतीजा निकलेगा। सिर्फ हथियारों का आपके पास रहना ही माने नहीं रखता। एक माइंड सेट भी होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा हम करेंगे, और उसकी जो आदमी प्रैक्टिस करता है वही हथियार धारण करने योग्य रहता है। आप कभी भी कहीं भी ड्रिल देखिए पुलिस लाइन में, तो वहाँ सबसे पहले हथियार को, शस्त्र को साथ में रखना सिखाया जाता है कि कैसे उसको रखेंगे और कैसे तेजी के साथ उसको मूवमेंट कर पाएंगे पलक झपकते।
और उसको दिन रात हर समय चौकस रख के उनको शस्त्र संचालन सिखाया जाता है, व्यूह रचना सिखाई जाती है। सामूहिक आक्रमण जब होते हैं तो उनसे निपटने के लिए व्यक्ति काम नहीं आता अकेले, उसका एक समूह होना चाहिए। अब वो समूह ही व्यूह बनाता है और उस व्यूह की एक लॉजिक होती है, और उस लॉजिक से जब आदमी बढ़ता है तो चंद लोगों का समूह भी बड़े बड़े चीज़ों को पलट देता है। आप इतिहास में जा कर के देखिए, आपको पता चलेगा अफगानिस्तान के एक किले में चंद लोगों ने जाके हजारों सैनिकों को रोक दिया। या इजराइल पे जब कब्जा हो रहा था तो हिंदुस्तान की एक टुकड़ी राजपूताना की, उस राजपूताना की टुकड़ी ने पीछे से पहाड़ों पर जाकर घोड़ों से चल करके उनके अटैक कर दिया उनके ऊपर, और वो इतने घबरा गए बाकी लोग कि सब भाग गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि यहाँ से कभी अटैक हो पाएगा, और वो टुकड़ी थी। और वहाँ पर पूरे के पूरे कई हजार लोग थे। आपकी ये सोच इनके लिए इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये है कछुआ और ये है इसकी मूड़ी। कुछ हुआ कहन अंदर सिकुड़ के चले गए, हमसे क्या लेना देना। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ये कछुआ के अंदर का हिस्सा एकदम मुलायम रहता है। इसको अगर यूं पलट देगा यूं, अब ये कछुआ किसी काम का नहीं रह गया और अंदर से काट के खा जाएगा इसको। ये कोई अनहोनी चीज नहीं है, सबको मालूम है। ये दो चीज़ों में आपको तय करना है कि आप किसके लिए क्या कर रहे हैं। गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। सोच के देखिए रात को सोते समय, ये भी एक विचार है।